हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका मेंटर राहुल। वेलकम टू बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल। 72वीं बीपीएससी जिसका एग्जाम 26 जुलाई 2026 को प्रस्तावित था, वह पोस्टपोन्ड हो चुका है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि वो अपने तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हमारी रणनीति क्या होने वाली है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आज हम हर चीज़ों पे बात करेंगे। हमारा एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होने वाला है, ईडीयू के बारे में क्या अपडेट है। तो हर चीजों पे चर्चा स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में जो भी इश्यूज हैं, जो भी कंसर्न है, उसकी क्लैरिटी आपको अच्छे से मिल पाए। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। सबसे पहली बात, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, एग्जाम में है आप टोटल 50 डेज। एक मोटा मोटी मान के चलते हैं कि एग्जाम में टोटल 50 डेज हमको मिल चुका है। अब ये 50 दिन मिला है तो हमारा मन जो है बहुत चंचल है। अब इसका मन करेगा कि भाई थोड़ी मूवीज देख लेते हैं, थोड़ी वेब सीरीज देख लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, सब काम कर लेते हैं पढ़ाई छोड़कर। तो इससे क्या होगा, जब आप ये चीज करोगे अगले 50 दिन तक, तो इससे लास्ट मोमेंट पे क्या होगा कि एक अंदर से एंग्जाइटी होगा हमको। और ये हम लोग फील करते हैं हर बार, या आप इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो आपके अंदर एक एंग्जाइटी क्रिएट होगा। अब एंग्जाइटी से क्या होगा कि आपका जो एग्जाम है वो हैम्पर हो जाएगा। तो ये काम हमको नहीं करना है, इस चीज से हमको बचना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। प्लस अभी आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, लाइक यूपीपीएससी का 6 दिसंबर को इसका एग्जाम प्रस्तावित है। प्लस आरपीएससी का, यूके पीसीएस का। ये तो चलिए मानते हैं उतना खास एग्जाम नहीं है, इसमें वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। आरपीएससी का, क्योंकि इसमें वैकेंसीज हैं, तो आप किसी को भी चॉइस कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डेट सेम है। यूपीपीएससी आरपीएससी। तो बीपीएससी के साथ साथ आप चाहें तो पैरेलल में इसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। साइंस भी पढ़ना ही है, ज्योग्राफी भी पढ़ना ही है, पॉलिटी भी पढ़ना ही है। तो हर चीज़ आपको पढ़ना ही है। तो आप इस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें कि जो मेरा सुझाव रहेगा, आप यूपीपीएससी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होइएगा। क्योंकि राजस्थान पीसीएस की प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें राजस्थान स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको राजस्थान का बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो नॉलेज है वो अपग्रेड नहीं हो पाएगा। अब देखिए, राजस्थान का पढ़ोगे आप, तो ये तो राजस्थान में ही बस काम आएगा। तो ये तो आपके बीपीएससी मदद करने वाला नहीं है। तो इसीलिए मेरा जो सुझाव है, आप यूपीपीएससी का साथ में तैयारी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि आपका स्टेप क्या होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है, आप चाहें तो बस बीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं अकेले। सेकेंड थिंग, कि हमारा एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होने वाला है। उससे पहले आप सभी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम को सबसे पहले आप ज्वाइन कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। कोई भी कंसर्न हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें मेल कर सकते हैं रॉकी राहुल 228@gmail.com। जिस पे आपका कोई भी कंसर्न है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको इस पे उत्तर, आपका जो भी सॉल्यूशन है, वो 24/7 दिया जाएगा। अब एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है। तो बहुत से चैनल और बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि बता रहे हैं कि एग्जाम अगस्त में भी हो सकता है, सितंबर में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है, और कुछ लोग तो नवंबर भी बता रहे हैं। तो ये 4 महीना है। अब देखिए, सबसे पास हो रहा तो पहले काट दीजिए आप। अगस्त में तो एग्जाम होना नहीं है। रीजन है, अच्छा अगस्त में एग्जाम होना रहता तो बीपीएससी ने नोटिस से बता दिया होता। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगस्त में तो एग्जाम नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो क्लोजेस्ट मंथ लग रहा है एग्जाम के लिए, वो सितंबर है। क्योंकि हर वर्ष आप देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा 30 सितंबर को पेपर करवाया जाता था, प्रीलिम्स का। वो तो बीपीएससी की नादानी है कि पता नहीं क्यों वो जल्दी जल्दी पेपर करवाने के चक्कर में लेट करा देता है हमेशा। इससे अच्छा कि 30 सितंबर को ही करवा लेता वो। कौन सा बहुत जल्दीबाजी था। तो 30 सितंबर जो है, वो एक्सपेक्टेड डेट मुझे लग रहा है, जो कि मुझे फील हो रहा है। बाकी अक्टूबर में भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, और नवंबर में नहीं हो जाता है तब भी कोई इशू नहीं है। भाई अक्टूबर में होगा तो आपको और थोड़ा टाइम मिल जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप एक 10 से लेके 15 सितंबर को आप एक अपना डेडलाइन मान सकते हैं तैयारी का। इससे ज्यादा मानने का मतलब है कि आप डेंजर जोन में हो। ठीक है, किसी की बात में आके, किसी के बहकावे में आके, किसी के पर्सनल इंटरेस्ट में आके आप ये चीज मान लिए कि भाई एग्जाम अक्टूबर नवंबर में हो रहा है। देखिए, हो रहा है तो अच्छी बात है। सब अपना कैलकुलेटिव होता है ना, कि कैलकुलेशन कर रहा है हर कोई। किसी को कुछ पता वता है नहीं, सब कोई कैलकुलेशन कर रहा है, बस तुक्के पे मार रहा है कि अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, सितंबर में होगा। लेकिन जो मुझे मतलब होता है ना कि पिछला ट्रेंड देखा जाए तो 30 सितंबर मुझे लग रहा है।
और 10 से लेके 15 सितंबर को आप अपना डेडलाइन मान के चलो। इससे ज्यादा हमको नहीं करना है तैयारी। इसी में हमको पूरा अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। तो आप एक सेफ जोन में आ जाओगे। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो अच्छी बात है, उसमें आप थोड़ा और प्रैक्टिस कर लोगे। बाकी इसको आपको डेडलाइन मानना है। सेकेंड थिंग, एडीओ के बारे में क्या अपडेट है? देखिए, सोर्सेज के हिसाब से एडीओ का फॉर्म जो है वो रीओपन होने वाला है। और कब होने वाला है? तो ऐसा माना जा रहा है एक्सपेक्टेड कि अगस्त के महीने में होने वाला है। अगस्त, वो भी मिड और लास्ट। तो अगस्त के मिड या लास्ट में फॉर्म रीओपन होगा। जो भी विद्यार्थी, जो भी कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म नहीं डाला था एडीओ का, कुछ भी रीजन से, वो पहली बात तो इस फॉर्म को जरूर डालें, क्योंकि जो बीपीएससी का सिलेबस है और जो एडीओ का सिलेबस है लगभग सेम है। तो पहले तो आप इस चीज को जरूर डालें, इस फॉर्म को। इस जो एडीओ का परीक्षा था, पहले बस एक स्टेज का था, मतलब वन स्टेज एग्जाम था। अब क्या हो गया है? अब ये दो स्टेज एग्जाम हो गया है। ये तो क्लैरिटी मिल चुका है कि ये दो स्टेज होगा अब। प्लस अब ये जो दो स्टेज है, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। अब मेंस ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, इस पे क्लैरिटी नहीं है अभी फिलहाल में। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव ही होगा, क्योंकि इसका जो पे लेवल है बहुत हाई नहीं है। और पे लेवल कम होने के कारण सब्जेक्टिव पूछना मुझे नहीं लगता कि फिजिबल है। बाकी अब बीपीएससी के ऊपर है कि वो क्या करता है। एग्जाम डेट क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट होने वाला है, वो नवंबर लास्ट और दिसंबर। आपको यही मान के चलना है। कोई कुछ भी बोले कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, देखिए, दूर का डेट क्यों ही मानना। बाद में आप ही फंसोगे। आपके जगह पे कोई और एग्जाम तो देने आएगा नहीं। तो लास्ट में तो वो तो बोल देगा कि भाई हमको तो डेट ही नहीं पता था। तो इससे अच्छा कि आपको अपने हिसाब से सोचना है। आपको अपना टेम्परामेंट यूज करना है कि भाई हमें क्या, मतलब किस डेट को मानना है, किस डेट को नहीं मानना है। तो ये दो चीज तो हो गया। पहला एग्जाम डेट, सेकंड वन इज एडीओ अपडेट। अब बिगिनर क्या करें, और जिनकी तैयारी प्रो लेवल पे है, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारी जो स्टूडेंट कैटेगरी होती है ना, वो दो भाग में डिवाइड होती है हमेशा। एक जो बिगिनर होते हैं, जिनकी तैयारी उस लेवल पे नहीं होती है, मतलब कि इनकी तैयारी प्रीलिम्स लेवल की भी नहीं है। और ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि प्रो लेवल पर हैं, उनकी तैयारी प्रीलिम्स लेवल की लगभग हो चुकी है, प्लस वो मेंस भी कर चुके हैं लगभग। तो देखिए, हम तो बात कर रहे हैं प्रीलिम्स लेवल की पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बिगिनर्स की, कि जो बिगिनर्स एस्पिरेंट है, और मेरा मानना ऐसा है कि बिगिनर्स की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रो के कंपैरिजन में। तो बिगिनर्स के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी उनको बस प्रीलिम्स से फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि लास्ट टाइम पे ये बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं एग्जाम के प्रति, कि भाई मेरा तो प्रीलिम्स भी नहीं होगा। और जब आपका प्रीलिम्स ही नहीं होगा, तो आप मेंस कैसे लिखोगे? क्योंकि प्रीलिम्स के बाद ही आप मेंस लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, पहले प्रीलिम्स को सिक्योर करो। फिर मेंस में जो टाइम मिलेगा उसको हम देखेंगे उस समय पर। तो बिगिनर के लिए मेरा यही सुझाव है कि आप बस प्रीलिम्स से फोकस करो, मेंस की तरफ आप एकदम मत जाओ। तो ये तो बिगिनर के लिए है। अब प्रो लेवल पे जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या करना है? तो प्रो लेवल के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको प्रीलिम्स तो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस में आके प्रीलिम्स छोड़ दें। भाई देखो, प्रीलिम्स होता है ना, बहुत फैक्चुअल होता है, और कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल भी होता है। एडीओ का पेपर देखिए ना आप, या तो वो बीपीएससी वाले ही करवाया। तो प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत कम होती है प्रीलिम्स के पेपर में। बस हम ये मान लेते हैं कि चार जायंट सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। देखिए, आपको हमेशा तैयार रहना है, अस्त्र और शस्त्र लेकर। तो प्रीलिम्स की तैयारी तो आपको करना है। लेकिन हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप मेंस को सेलेक्टिवली पढ़ सकते हो। लाइक, आपका जैसे ए से प्रिपेयर नहीं हो पाया था, तो आप ए से अपनी तैयार कर लो। आपको जीएस पेपर 2 पढ़ लेना चाहिए, बहुत काम का है। तो आप इस चीज को कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन बहुत सेलेक्टिवली पढ़ो। ऐसा भी नहीं हो कि मनमान आप मेंस बस पढ़ने लगो। तो अपने पर होता है ना कि काबू, संतुलन बनाना बहुत जरूरी है आपको। देखिए, तैयारी करना सब कोई करता है, ठीक है, बट उस तैयारी में बैलेंस हर कोई नहीं बना पाता है, ठीक है। कभी क्या होता है कि हम बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं किसी के प्रति। जैसे मेंस है, तो हम मेंस इतना पढ़ लेंगे कि प्रीलिम्स ही छूट जाएगा हमारा। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रीलिम्स इतना पढ़ लेंगे, मेंस ही छूट जाएगा हमारा। तो हमको एक बैलेंस की जरूरत है। तो आज हम थोड़ा बस प्रीलिम्स लेवल पे बात करेंगे, मेंस लेवल पे हम अलग लेक्चर पे बात करेंगे, उस पे हमारा अलग चर्चा होगा। प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स में क्या करना है, मतलब प्रीलिम्स की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या हमको स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ना चाहिए? क्या हमको घटना चक्र प्रीफर करना चाहिए? और प्रीफर करना भी चाहिए तो कैसे करना चाहिए, हाउ, या कुछ और? तो सबसे पहले तो हम इस दो पे बात करेंगे, स्टैंडर्ड वाले पर और घटना चक्र वाले पर। तो देखिए, मेरा आपको यही सुझाव है, स्टैंडर्ड सोर्स के चक्कर में आपको अभी भी नहीं पढ़ना है। रीजन,
आप खुद सोचिए, आपको मान लेते हैं 50 डेज मिला है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 50 दिन मिले हैं। स्टैंडर्ड सोर्स में जैसे कि हम एनसीईआरटी रख लेते हैं, प्लस लक्ष्मीकांत, प्लस स्पेक्ट्रम, यही है ना यही है ना स्टैंडर्ड सोर्स हमारे इंडिया में, हमारे सिविल सर्विस में। तो देखिए, इनको पढ़ने में ना आपको 6 महीना लग सकता है। अच्छा, आप बिगिनर है तो आपको 7 महीना लग सकता है। अच्छा, आप ढंग से पढ़ो और इसके हर एक फैक्चुअल चीजों को याद करने बैठ जाओ, तो मैं आपको बेट ला के दे रहा हूँ कि 50 दिन तो छोड़िए, आपको कम से कम चाहिए होगा 100-200 दिन, और बहुत अच्छे से पढ़े तब। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इस चक्कर में तो नहीं पढ़ना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि टाइम मिल गया है तो आप उस टाइम को मनमाना यूज करो। तो इस चीज को आपको प्रीफर नहीं करना। और मैं सच बताऊं आपको, जरूरी नहीं है कि स्पेक्ट्रम पढ़ के ही आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ऐसा बहुत चीजें मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चलकर कि स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक मिथ है बहुत बड़ा। बाकी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, हाँ मेंस में आपको थोड़ा जरूरत पड़ता है इस सब चीजों का, बट प्रीलिम्स लेवल पे आपको इसकी जरूरत नहीं है। बहुत सेलेक्टिवली एनसीईआरटी, वो भी साइंस, वैसे उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, बस साइंस आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। बाकी कोई चीज के लिए आपको प्रीफर करने की जरूरत नहीं स्टैंडर्ड सोर्स। और लेकिन ये प्रीलिम्स मैं बोल रहा हूँ बस। सेकंड थिंग, घटना चक्र। अब घटना चक्र रिफर करना है कि नहीं करना है? देखिए, मेरा जो सुझाव रहता है हमेशा कि घटना चक्र आप रिफर कर सकते हो। जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम होती हैं, चाहे वो यूपी पीएससी का है, चाहे वो कोई भी राज्य का हो, घटना चक्र एक रामबाण है। कोई कितना भी बोल ले कि घटना चक्र से अब नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन मैं मानता हूं कि घटना चक्र से क्वेश्चन आज भी आते हैं, और इतने आते हैं कि आप प्रीलिम्स को आराम से क्रैक कर सकते हो। इतना आ जाता है क्वेश्चन। क्योंकि घटना चक्र क्या है? पीवाईक्यू ही तो है। पूरा हर एक राज्य का मिक्स पीवाईक्यू है उसमें। आरएएस का भी देखने को मिलता है हमको, उत्तराखंड का भी देखने को मिलता है, यूपी पीएससी बीपीएससी सबका देखने को मिलता है। तो मिक्स्ड टाइप पीवाईक्यू रहता है। एमपी का भी देखने को मिलता है। तो एक घटना चक्र आप प्रीफर कर सकते हो, लेकिन ये भी बहुत सेलेक्टिवली होना चाहिए। लाइक, अब मान चला कि आप इकोनॉमिक्स का लेके बैठ गए, तो ये तो हमको पढ़ना नहीं है इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारे में करंट अफेयर बेस्ड आता है, तो इकोनॉमिक्स हमको रिफर नहीं करना है। इसी प्रकार हमको इन्वायरमेंट वाला नहीं पढ़ना है सेक्शन। टाइम है तो पढ़ो, लेकिन अभी तो उतना टाइम नहीं है, 85 दिन का टाइम है। तो इन्वायरमेंट मत पढ़ो आप इसमें क्या प्रीफर कर सकते हो? हिस्ट्री। आप चाहो तो हिस्ट्री प्रीफर कर सकते हो, पॉलिटी रिफर कर सकते हो, ज्योग्राफी रिफर कर सकते हो आप। लेकिन हाँ, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मतलब कि घटना चक्र से निकल सकता है आपका एग्जाम, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। और कोई भी टॉपर निकालते भी इसी से हैं। कोई कितना भी बोल ले कि मैंने स्टैंडर्ड पढ़ा था, बट हम सब जानते हैं, जो एक्सपीरियंस इंसान है उनको पता है कि घटना चक्र से ही हर कोई निकालता है। आप मैक्सिमम टॉपर के मुंह से सुनोगे घटना चक्र। और पेड प्रमोशन वाले जो होते हैं, वही बस बोलेंगे घटना चक्र से क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। तो हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये सब आप प्रीफर कर सकते हो घटना चक्र से। आप कैसे पढ़ना है इसका एक अलग मैं वीडियो आपको बनाऊंगा घटना चक्र पर। जिनको घटना चक्र पढ़ना होगा उनके लिए बस बनाऊंगा। ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको इस पे चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें बताऊंगा तो जो वीडियो का लेंथ है वो लंबा हो जाएगा और कोई मतलब नहीं होगा। तो एक क्या है कि आपको स्टैंडर्ड्स जो सोर्सेज हैं उसको प्रीफर नहीं करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। आपको घटना चक्र आप चाहो तो रिफर कर सकते हो, या कुछ और, मतलब कि इसके अलावा कोई एक और कोई चीज। तो देखिए, हमारे द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसका नाम था वज्र सीरीज, और बहुत सारा प्यार भी मिला इस सीरीज को, बहुत ज्यादा, हर कोई पसंद भी किया। तो वज्र सीरीज में हमने क्या किया कि बीपीएससी के पीवाईक्यू का एक स्टैंडर्ड सोर्स लाइक हमने चूज किया था तर्कस। ठीक है, क्योंकि ये किताब जो है मार्केट में एक अच्छी किताब है, लेकिन ये किताब की एक डिमेरिट है क्योंकि ये किताब जो है बहुत बल्क है, बहुत ही ज्यादा बल्की है। तो ये अकेले पढ़ने के बस की बात नहीं है, तो मैंने इसी किताब को चॉइस किया। सेकंड थिंग, हमने चॉइस किया ओनली आईएएस का 31 ईयर का पीवाईक्यू, यूपीएससी का। अब देखिए, ये दोनों को चॉइस करने का रीजन क्या था, मैं थोड़ा आपको रीजन बता देता हूँ। तर्कस को चॉइस करने का रीजन था कि बीपीएससी का जो भी थीम है उसको पहले हम समझ लें, या समझा दे अच्छे से। बीपीएससी के थीम से क्या हुआ कि जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछ रहा है उसको पहले हम टैकल कर पाए। प्लस हमारे द्वारा आपको वैल्यू एडिशन भी दिया जा रहा था। आप लेक्चर्स देख सकते हो, आपको वैल्यू एडिशन हमेशा दिया गया है। वो तो टाइम का कंस्ट्रेंट आ गया, इसीलिए वैल्यू एडिशन देने में भी मैंने थोड़ा सा मतलब होता है ना, कमी कर दिया, मेरे द्वारा हो गया। बट वैल्यू एडिशन आपको अब, क्योंकि अब टाइम मिल गया है, तो थोड़ा हम इस चीज को अपग्रेड करेंगे। प्लस यूपीएससी का पीवाईक्यू क्यों किया गया रिफर? तो देखिए, यूपीएससी के पीवाईक्यू को इसलिए रिफर किया गया क्योंकि जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लाइक देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आप, बीपीएससी एडीओ का पेपर, आप ये देखिए, इतना बड़ा स्टेटमेंट है,
टाइम की कमी है, क्योंकि टाइम भी नहीं दे रहा था बीपीएससी वाला, तो अब तो ई ऑप्शन भी ला दिया है बीपीएससी वाले ने, कि इसको भी भाई कंपलसरी है कि आपको टिक लगाना ही लगाना है। तो इससे देखिए टाइम जाएगा आपका, कोई भी चीज एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो टाइम 100% जाएगा। आप पेपर का स्तर देखिए, एजर्शन रीजन के क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, प्लस एक सेकेंड, ये देखिए वन लाइनर भी क्वेश्चन थे, ऐसा बात नहीं कि वन लाइनर नहीं था, लेकिन देखिए इस तरीके से क्वेश्चन एजर्शन रीजन का बार बार पूछना, कि एजर्शन में देखिए क्या लिखा है, गॉस लॉ के बारे में पूछ दिया है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स के बारे में चर्चा किया है। तो इतना टफ पेपर, इतना टफ पेपर आया था एडीओ का, जैसे लग रहा था कि यूपीएससी लेवल का पेपर था। आप यहाँ देखिए एजर्शन रीजन, आप ये देखिए पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, ये जो पेशा एक्ट है ना, इतना पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा अभी पीवाईक्यूज में उसके। इसी प्रकार आप देख सकते हो ये वाला एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ये देखिए आप करकोटा डायनेस्टी। मैं आपको बेट ला के दे रहा हूं ना कि कोई भी महारत इंसान हो इस फील्ड का, बीपीएससी के फील्ड का इंसान, जो क्लेम करता हो कि भाई हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन बहुत फंसता है, आप इस वाले डायनेस्टी का आप किसी में से भी मुझे दिखा दो, बहुत ही मिनिमम शायद किसी के मटेरियल मिल पाए। और मिलेगा भी ना तो मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ ना कि ये जो चार स्टेटमेंट है ना, आप ऐसे नहीं कि बस करकोटा लिख दिया, नहीं, आप पहले इसको पढ़ो और इसके स्टेटमेंट को पढ़ो और उनके मटेरियल को आप पढ़ो। देन आफ्टर आप अच्छा उस मटेरियल से पढ़कर आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तब मैं मान जाऊं कि नहीं भाई उनका मटेरियल काम का है। बट मैं आपको लिख के दे दे रहा हूं, कोई भी आपको दिखाया होगा तो बस करकोटा डायनेस्टी दिखा दिया होगा कि देखिए हमारे मटेरियल में है, लेकिन उसके अंदर का जो माल है ना मटेरियल, कि दुर्लभ वर्धन के बारे में, ललित आदित्य के बारे में, ठीक है, वज्र आदित्य के बारे में, ये किसने दिया है, ये आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी एडीओ में। तो क्या हम ये नहीं मान सकते हैं कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिविल सर्विस में? जब एईडी जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसकी पे स्केल इतनी कम है कभी भी कंपैरिजन में, तो क्या सिविल सर्विस एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है? क्या हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए? तो कुछ ऐसे प्रश्न है जिनकी वजह से क्या हुआ कि मैंने इस चीज को रेफर किया। देखिए ये किताब है बीपीएससी पीवाईक्यू वाला। तो ये तो हो गया कि हमने क्यों प्रीफर किया यूपीएससी के पीवाईक्यूज को, ये आप लोगों ने देख लिया। तो इससे हम क्या कर सकें, जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसको हम टैकल कर सकें। देखिए कोई कुछ भी कह ले इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर कि क्रैश कोर्स आप मेरा ले लीजिए, वो आपकी पर्सनल इच्छा है वैसे भी, ठीक है, क्रैश कोर्स ले ले, क्योंकि आप टाइम मिल गया है तो आप हमारा क्रैश कोर्स से कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है हमेशा से, कि क्रैश कोर्स जो होता है ना वो किसी काम का नहीं होता है। और किसके लिए काम का नहीं होता है? मेनली बिगिनर के लिए, क्योंकि इसमें चीजें इतनी फास्ट पढ़ाई जाती है ना कि वो वैसे भी आपके सर के ऊपर से ही जाने वाला है, आपको कुछ रिटेन होना नहीं है। और अच्छा आपको कोई चीज रिटेन नहीं हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, सामने वाला जो अपने इंटरेस्ट में बस क्रैश कोर्स लॉन्च कर देता है अपॉर्चुनिटी देखकर। बाकी चलिए, अब संस्थान है, प्राइवेट कंपनी है, तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट आप इस ट्रैप में मत फंसिए, क्रैश कोर्स इज लाइक अ ट्रैप, आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है एकदम। ट्रैप में बहुत लोग फंस जाते हैं, बट उनको लास्ट में समझ में आता है कि भाई हम बस एक ट्रैप के हिस्सा थे। तो इस चीज से मेरा काम है आपको बचाना, क्योंकि एज अ मेंटर मेरी ये ड्यूटी है। तो तर्कस किताब बीपीएससी के थीम को समझने के लिए, और 31 ईयर के यूपीएससी के पीवाईक्यूज को अच्छा हम कर लेते हैं सेलेक्टिवली, तो हमारा जो होता है ना कि ओवरऑल तैयारी, जैसे कि हम एक, क्योंकि देखिए बीपीएससी के पीवाईक्यूज को हम नहीं पढ़ रहे थे, हम उसमें वैल्यू एडिशन भी कर रहे थे। और अब तो हमें टाइम भी मिल गया है, क्योंकि हमारा चैनल देखिए बहुत पुराना नहीं है, ठीक है, मेरी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, बट क्योंकि चैनल मेरा नया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि टाइम की बहुत इशू हो गई अचानक में। टाइम की इशू बहुत ज्यादा हो गया, कम समय था, चीजें ज्यादा कराना था, तो टाइम का एक इशू बना हुआ था, तो मुझे बहुत होता है ना कि लिमिटेड चीजों को करना पड़ा था डिलीवर। बट नाउ अब थोड़ा टाइम मिला है मुझे, तो इस चीज को थोड़ा अपग्रेड किया जाए, जो मैं सोचा था अब मैं उसको उस तरीके से अब कर पाऊंगा। तो वैल्यू एडिशन भी किया जा रहा था बीपीएससी के पीवाईक्यूज के द्वारा। बीपीएससी का पीवाईक्यू तो मैं आपको करवा ही रहा था, प्लस उसमें वैल्यू एडिशन भी करवा दे रहा था। इससे जो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं हुआ था ना, आपने लेक्चर्स को देख लीजिएगा, तो कुछ भी आपको, जैसे लेटर सपोज कि आपको मुगल एम्पायर पढ़ाया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको मोटा मोटी आपको बता दिया जा रहा था, जिससे कि आपको एक होता है ना कि आप बिगिनर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अकबर कौन है, तो कम से कम थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग सके कि अकबर थे कौन। तो इससे क्या हुआ कि आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाएगा दिमाग में। प्लस उसी के साथ साथ हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को भी टैकल कर लें, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ जाने वाला है। ये खुद अपने आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन वाला पैकेज था, वजह सीरीज, जिसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा मैं रोका हूं, देखिए ये हमारा प्लेलिस्ट है, ठीक है,
आप इसमें देख सकते हो लेक्चर, आई थिंक 12 लेक्चर आ चुका है वज्र सीरीज का, और बहुत ही क्वालिटेटिव लेक्चर्स हैं, आप उसको देख सकते हो। अभी हमारा जो वज्र सीरीज का स्टार्ट होने वाला है, और बहुत सही टाइम पे एग्जाम जो होता है वो पोस्टपोन्ड हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया था साइंस। रुके रहिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ अच्छे से। हम लोग स्टार्ट करने वाले थे साइंस। अब देखिए, साइंस जो है वो लगभग एनसीईआरटी बेस्ड आता है हमारे बीपीएससी में। हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया था, तो हम लोगों ने बिहार स्पेशल को कंप्लीट कर लिया था, हिस्ट्री को कंप्लीट करवा दिया गया था, और बहुत अच्छे से करवाया गया है। आप ढंग से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भले ही मैंने इसमें, देखिए हमारा जो स्टार्टिंग वादा था कि हम यूपीएससी के पीवाईक्यू से करेंगे, टाइम कांस्टेंट होने के कारण मैं यूपीएससी का पीवाईक्यू नहीं करवा पा रहा था। नाउ अब टाइम मिला है तो इसको भी अब करवाया जाएगा। जो भी चीजें थोड़ी बहुत छुड़वा दी गई थी स्टेटमेंट बेस्ड या टाइम के हिसाब से, अब वो हर चीज आपको करवा दिया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा। तो साइंस में क्या होता है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, 9th 10th और 11th और 12th का सेलेक्टिवली आता है। तो अब ये मेरी गारंटी कि आपको एनसीईआरटी के साथ साथ जितने भी बीपीएससी के थीम्स हैं उसको कंप्लीट करवा दिया जाए, जिससे कि आपका जो साइंस वाला एक फोमो है ना वो आपके दिमाग से निकल जाए। इतना एग्जाम्पल दिया जाएगा कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वो फिट हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपको, क्योंकि साइंस अभी स्टार्ट हुआ है, तो इस टाइम से आप इस सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि 4 जगह जाने से अच्छा है कि आप एक ऐसे जगह पे रहो जहां पे आपको हर चीज मिल जाए, आपको हर चीज समझाया जा रहा है। बाकी कोई भी कमी हो, कोई भी इश्यूज हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। हमारा डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, उस माध्यम से आप हमें बता सकते हो कि कहाँ कमी हो रही है, तो वहां हम सुधार जरूर करेंगे। तो हमारा साइंस स्टार्ट होने वाला है वज्र सीरीज में, जिसमें कि हम तर्कस का करेंगे। देखिए हम प्रीफर क्या करने वाले हैं, तर्कस का पीवाईक्यू ये तो हम करेंगे ही करेंगे, प्लस एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको हम कर लेंगे। तो ये जो एनसीईआरटी वाला है कि अलग से पढ़ना, दिमाग खराब करने वाली चीज, ये आपको नहीं करना है, ये इसी में आपको करवाया जाएगा। मैं आपको तर्कस करवाता रहूंगा और आपको उसी में एग्जाम्पल देता रहूंगा। प्लस यूपीएससी जो साइंस एंड टेक वाला सेशन है ना, उसमें से मैं एक सेलेक्टिवली चॉइस कर लूंगा कि क्या चीज पढ़ाना है, और अच्छा मुझे लगेगा कि नहीं कुछ एग्जाम्पल्स है जो देना चाहिए, तो वो भी मैं आपको इसी में पढ़ा दूंगा। लाइक एनडीए का पेपर होता है, ठीक है, सीएपीएफ का पेपर होता है, सीआरपीएफ का पेपर, जो भी पेपर होता है जिसमें साइंस पूछा जाता है, वो आपको इसी में इंडल्ज करवा दिया जाएगा। तो कोई चीज देखिए बाहर नहीं जाना है, बस मुझे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, वो आप थोड़ा मुझे दे दीजिए, बाकी मैं चीजों को हैंडल कर लूंगा। तो ये हमारा इनिशिएटिव है जिसका नाम है वज्र सीरीज, जिसमें कि तर्कस और आपको जो यूपीएससी का पीवाईक्यू है उसका एक डेडली कॉम्बिनेशन बना के आपको चीजों को डिलीवर किया जाएगा। और ये हमारा चैनल, आप इसको जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें। डिसलाइक करें तो क्यों कर रहे हैं, हर चीज बताएं आप मुझे, ठीक है। आपके हर एक चीजों का समाधान आपको जरूर मिलेगा यहाँ पर। हमारा अदर इनिशिएटिव क्या है जो हम लोगों ने पहले नहीं लिया, तो बहुत चीजें थी ना कि टाइम की वजह से लैग कर रहा था, समय कम था, चीजें ज्यादा पढ़ाना था। तो क्योंकि आप टाइम मिल गया तो अब हम लोग अच्छे से कर सकते हैं चीजों को। तो हमारा एक इनिशिएटिव है, हम लोगों ने क्या सोचा कि एक क्विज चैनल बनाया जाए। देखिए पढ़ता हर कोई है, ठीक है, आप थ्योरी होता है ना कि थ्योरी हर कोई पढ़ता है, मैं आपको समझा दिया, चीजें अच्छे से आपके दिमाग में रिटेन हो गया, पर क्योंकि कुछ ऐसे लॉ है, साइंस के लॉ, ठीक है, बहुत साइंटिफिकली हम बात कर रहे हैं, बहुत ऐसे लॉ है जिसपे बोला जाता है कि हम कुछ भी याद कर लें 24 घंटे में हम उसका 70% भूल जाते हैं, 70%। और ये कहीं ना कहीं आप भी महसूस करते होंगे। तो उसी के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना एक क्यूज चैनल स्टार्ट किया जाए, फ्री क्यूज चैनल। और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी कर लेना, कहीं से पेस्ट कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं है एकदम। हम ऐसे क्वेश्चन को चॉइस करेंगे जो हमारे काम का हो, एनसीईआरटी बेस्ड हो। स्टार्टिंग हम साइंस से ही करने वाले थे कि साइंस हम वज्र सीरीज में करेंगे, उसी के कॉन्टेम्पररी हम क्विज भी सॉल्व करेंगे। पर डे कम से कम मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। रात में सोने से पहले आप इस चीज को प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपके दिमाग में आप जो भी पढ़े हैं वो आपके माइंड में अच्छे से रिटेन हो पाए। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव था क्यूज चैनल वाला। इसमें थोड़े बच्चे जब हो जाएंगे क्यूज चैनल में, तब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्यूज चैनल बन गया है चैनल अब, इसीलिए मैं बाबा बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम जरूर हमारा ज्वाइन कर लें। एक टेलीग्राम पे हम अपडेट करेंगे एक चैनल में जो हमारा ऑफिशियल चैनल रहेगा, प्लस एक डिस्कशन का रहेगा। कोई भी इशू हो, कोई भी चीजें हो, आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं मुझसे, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। प्लस एक जगह पे हम क्यूज करेंगे, और क्यूज में बस हम वही क्वेश्चन उठाएंगे जो एनसीईआरटी में हो, क्योंकि बीपीएससी अच्छा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को उठा रहा है, तो हम भी क्या करेंगे कि हम भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करेंगे, और उनसे ज्यादा बेटर तरीके से करेंगे। मतलब कि वो क्वेश्चन अच्छा वो एक कदम आगे चलेंगे तो हम उनसे 4 कदम आगे चलेंगे थ्रू दिस इनिशिएटिव क्यूज वाला। तो आप इस चीज को जरूर सपोर्ट करें क्यूज वाला, क्योंकि देखिए ये सब फ्री का है,
ठीक है, ये हमारा इनिशिएटिव है, इसमें मेहनत लगेगा। आप सपोर्ट करेंगे तो हम जरूर इस चीज को आगे लेके चलेंगे। अब हमारा स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए? तो देखिए, हमारा स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए, तो इसको कुछ हम फेज में बांट लेते हैं। अपने जो स्टडी मोड है ना, जो हमारा रूटीन है, उसको कुछ फेजेस में हम बांट लेते हैं दिन भर का। लाइक सबसे पहला है प्री रीड। मतलब 5 मिनट 10 मिनट आप क्या करिए कि चैप्टर कोई भी शुरू करने से पहले आप अपने दिमाग में उसका हेडिंग, उसका डायग्राम, उसके पीवाईक्यू उसको मेक कर लीजिए अपने माइंड में अच्छे से, एकदम 360 पर। जैसे कि मैं आपको लेटर सपोज कि मुगल पढ़ा रहा हूँ, या दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा हूँ, या बुद्धिज्म या जैनिज्म कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, तो आपको पहले दिमाग में अपने ना रखना है उस चीज को। पहले एक मैप बनाना है कि बुद्धिज्म कब आए थे, बुद्धिज्म कब आया था, क्यों आया था, कब डिक्लाइन फेस किया बुद्धिज्म, हर चीज के बारे में। ठीक है, तो उसका एक्टिव होना बुद्धिज्म का, डिक्लाइन होना, हर चीज को पहले आप माइंड में एक मैप की तरह बनाओ। तो सबसे पहले तो आप प्री रीडिंग करो। ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि दिमाग में पहले से आपके एक स्ट्रक्चर मेक होगा। ठीक है, आप हुक कर लोगे अपने आप को टॉपिक से। देन आफ्टर डीप वर्क, मतलब 50 और 10 का नियम, इसको क्या कहते हैं? आप देखिए, 50 मिनट पहले आप फुल फोकस करो, मतलब खूब स्टडी करो, फुल फोकस स्टडी। देन आफ्टर 10 मिनट का आप एक कंप्लीट ब्रेक लो। ठीक है, ये जस्ट लाइक अ पोमोदोरो टेक्निक होता है, बट पोमोदोरो टेक्निक में क्या होता है कि समय कम होता है। बहुत लोगों को ना कम समय, जैसे 20-25 मिनट में उठने का मन नहीं करता है जब वो पढ़ने बैठ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट नियम है वो है 50 मिनट का, कि 50 मिनट आप फुल फोकस स्टडी करो। देन आफ्टर 10 मिनट का आप एक कंप्लीट ब्रेक ले लो। इससे क्या होगा आपका, इससे आपका जो फोकस लेवल रहेगा और जो एनर्जी होगा वो ड्रॉप नहीं होगा। तो ये चीज आप कर सकते हो। देन आफ्टर नाइट कंसोलिडेशन, जो कि हम लोगों ने बताया, ये देखिए, ये जो आपका इनिशिएटिव है ना, ये इसीलिए स्टार्ट किया गया है, इसकी वजह से। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि सोने से पहले जो भी चीजें पढ़े रहते हैं उसको कंसोलिडेट नहीं करना चाहते हैं। हमारा माइंड जो था वो रिपेल करता है, हम थके होते हैं रात तक आते आते, सुबह हमारे में बहुत एनर्जी होता है, बट रात में क्या होता है कि हमारी एनर्जी डाउन हो जाता है। तो नाइट को कंसोलिडेशन करना भी बहुत जरूरी है चीजों को। तो 15 मिनट हम नाइट कंसोलिडेशन करेंगे, लाइक क्यूज के माध्यम से कर लेंगे। तो सोने से थोड़ा पहले या पूरे दिन पढ़ी हुई जो भी चीजें होंगे, वो हम माइंड में क्या करेंगे, रिकैप करेंगे थ्रू दिस क्यूज। ये जो क्यूज है ना, इसी के थ्रू। या आपके पास कोई भी फ्लैश कार्ड या कुछ भी है जो आप मेक किए हो, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। कोई हास्ट एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बस क्यूज से ही करो। लेकिन क्यूज एक बेस्ट माध्यम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको आंसर करते हो। तो कितना आप आंसर करो तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कमियां कहाँ रह गई। तो सोते वक्त एक दिमाग में शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने का ये मास्टर प्लान है। तो प्री रीड, डीप वर्क और नाइट कंसोलिडेशन, प्लस कुछ अदर भी टेक्निक्स हैं, लाइक फेनमेंट टेक्निक। अब देखिए, इस टेक्निक में क्या होता है, ये बहुत अच्छा टेक्निक है। ठीक है, टेक्निक्स बहुत होते हैं, बट फेनमेंट टेक्निक मेरा फेवरेट टेक्निक है। और इसमें क्या होता है, लेट अस सपोज कि मैंने आपको किसी के बारे में पढ़ाया, लाइक गवर्नर के बारे में। देखिए, तर्कस जो है ना, ऐसा नहीं कि मैं तर्कस स्टार्ट कर दिया तो बस तर्कस रीड करने वाला काम याद रहेगा। मुझे ना रीड करना पसंद है किसी चीज को, ये मेरा पर्सनल है, कि चीजों को बस पढ़ पढ़ के आगे बढ़ जाना, ये मेरा काम नहीं है। मुझे ये चीज एकदम पसंद नहीं है, ना मुझे अपने टाइम में पसंद था, ना मुझे आज पसंद है इस चीजों को। ये बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाते हैं तुरंत तुरंत बस रीडिंग करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ये मुझे एकदम पसंद नहीं है। मेरा मानना है, आप जब किसी चीज को पढ़ा रहे हो, हर कोई बोलता है पीवाईक्यू, हर कोई बोलता है थीम, लेकिन कोई ये नहीं बताता भाई करना कैसे है। तो मेरा काम क्या है कि आपको जैसे लेट अस सपोज कि गवर्नर के बारे में पढ़ाया जा रहा है पॉलिटी में। ठीक है, अब गवर्नर के बारे में हम पढ़ा रहे तो गवर्नर क्वेश्चन ही नहीं, गवर्नर पे एक 360 पहले आइडिया दे दिया जाए कि संविधान के किस आर्टिकल में है गवर्नर, क्या गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल है कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्या गवर्नर एक पपेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो बहुत चीजों के बारे में पहले हम 360 डिग्री पे चर्चा करेंगे। देन आफ्टर हम तर्कस में जो क्वेश्चन रहेगा उसको भी सॉल्व कर लेंगे, और यूपीएससी के जो क्वेश्चन रहेंगे उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इससे हमारा पूरा एक माइंड में प्यार जाएगा, मतलब उस टॉपिक के बारे में हमको पता भी चल जाएगा, प्लस उसके हम पीवाईक्यूज भी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो इसमें एक टेक्निक बहुत काम का होता है, जिसका नाम है फेनमेंट टेक्निक। अब फेनमेंट टेक्निक में क्या होता है, तो देखिए, जैसे लेट अस सपोज कि मैंने आपको गवर्नर पढ़ाया। ठीक है, आप उस चीज को अच्छे से पढ़ लिए। आप एक काम करो, जैसे आप अपने घर के किसी मेंबर को, चाहे मम्मी हो, पापा हो, बहन हो, भाई हो, किसी को भी, घर के किसी मेंबर्स को, या कोई आपका मित्र है, उनको, आप किसी को भी इस टॉपिक को समझाओ मेरे पढ़ाने के बाद। अगर आप किसी टॉपिक को आसान भाषा में किसी और को नहीं समझा पा रहे हैं, मतलब ये साफ है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो टॉपिक पढ़ने के बाद सोचिए कि आप इसे किसी, मतलब बिल्कुल नए मेंबर को पढ़ा रहे हैं या नए फ्रेंड्स को पढ़ा रहे हैं,
तो उसको कैसे आपको समझाना है। अच्छा, आप अटक रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपकी तैयारी जो है और आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। तो आप एक काम करिए, वापस से जाइए लेक्चर्स को ओपन करिए, उसको देख लीजिए या किताब खोल लीजिए वापस से। जिससे क्या रहेगा कि आपका जो भी डाउट है, जैसे जो वीक पॉइंट है जहां पे आप अटक जा रहे हैं, ठीक है, जैसे गवर्नर के बारे में बता रहे हैं कि गवर्नर इस आर्टिकल में उसका इलेक्शन ये होता है, और तब से नेक्स्ट पॉइंट में आप अटक गए कि उसका इलेक्शन होता कैसे, इसका इलेक्शन होता भी है कि नहीं होता है, क्या वो डायरेक्टली अपॉइंटेड होता है कि क्या नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता भी नहीं है, अच्छा अपॉइंटमेंट होती है इलेक्शन नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती है। अच्छा, इस चीज को आप समझा नहीं पा रहे हो, तो ये साफ जाहिर है कि आपका वो एक वीक पॉइंट है, और वीक पॉइंट है तो आपको क्या करना है, उसको टैकल करना है और उसको रिजॉल्व करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, और देन आफ्टर आपको मूव कर जाना है। देखिए, किसी चीज से आप भागोगे तो इतना दिमाग में आप जरूर रख लेना कि वो चीज आपके लिए नाइटमेयर बन जाएगा लास्ट में, और इस चीज को आप कहीं ना कहीं महसूस भी किए होगे। नाइटमेयर जब कोई चीज बन जाता है ना, लाइक देखिए बहुत लोग को ना क्या होता है कि साइंस का भी नाइटमेयर बन जाता है किसी के लिए, किसी के लिए करंट अफेयर नाइटमेयर बन जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए साल भर हम इसको इग्नोर करते हैं, अचानक में लास्ट के 15-20 दिन और एक महीना पहले हमको याद आता है कि भाई पढ़ना था, तो तभी ये नाइटमेयर बनता है। तो आप ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि आपका ये कोई भी सब्जेक्ट नाइटमेयर बन जाए। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा ये बात। देखिए फॉर्मूलाज बहुत हैं, 1 3 7 30 का भी फॉर्मूला होता है जिसमें कि आप क्यूक एक्टिव रिवीजन कर पाते हो। लेकिन मेरे नजर में जो सबसे बड़ा टेक्निक है, सबसे अच्छी टेक्निक है, वो फेमनेट टेक्निक। जिससे कि देखिए आप अपना नॉलेज भी एक्सपोजर कर रहे हो अपने दिमाग का, सामने वाले को जब बताओगे तो सामने वाला भी बोलेगा कि भाई नॉलेजेबल पर्सन है, चीजों को बता ले रहा है अच्छे से। तो कहीं ना कहीं एक सराहना भी मिलता है और हमको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता है कि यार हम किसी को कुछ चीजें बताएं, मतलब हेल्प किए, कि कल के दिन में भाई वो सामने वाला व्यक्ति जो रहेगा वो नॉलेज को कहीं और मतलब ट्रांसफर करेगा। एनर्जी होता है ना, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बस ट्रांसफर होता रहता है, तो उसी प्रकार। तो ये हमारा पूरा टैक्टिक्स था, कैसे हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप चाहो तो इस सीरीज को भी बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो, प्लस आप चाहो तो घटनाचक भी पढ़ सकते हो। देखिए करना आपको एक ही चीज है, जो भी करो अच्छे से करो, फॉलो भी करो तो अच्छे से करो, नहीं करना है तो आप घटनाचक पढ़ सकते हो। और स्टैंडर्ड सोर्स के लिए तो मैं कभी भी आपको भी एडवाइस नहीं करने वाला हूँ। बाकी आप एक काम और कर सकते हो, देखिए ये हमारा एडवाइस है मेरी तरफ से, ठीक है, आप इसको फॉलो करो ना करो बाकी इच्छा के ऊपर है। अब क्योंकि हमें टाइम मिल गया है, हमारे पास 24 घंटा होता है, ठीक है, 24 आवर्स। आप जब सुबह उठते हो तो एक थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो, आधा घंटा ज्यादा नहीं, मेडिटेशन कर सकते हो, योग कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका जो संतुलन रहेगा दिमाग का वो बना रहेगा एकदम, आपका दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा बाकी चीजों में। तो आप योगा कर सकते हो, प्लस आप जिम कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं जो जिम करते हैं, तो आप इसे कंटिन्यू रखो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो होगा अच्छा, और ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो इससे क्या होगा कि आपको फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ब्लड हर जगह पहुंचेगा। और ब्लड जब हर जगह पहुंचेगा तो हमारा जो नर्व रहेगा ना वो अच्छे से वर्क करेगा, संतुलन बना रहेगा, दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप ये काम भी कर सकते हो एडिशनल में, अच्छा चीज खाइए, जंक फूड जो होता है उसको एकदम अवॉइड करिए अभी फिलहाल में, ठीक है। बहुत दिक्कतें हो रही हैं आजकल, आप सुन रहे हो कि बहुत लोग कार्डिक अरेस्ट आ जा रहा है, बहुत लोग को हार्ट अटैक आ जा रहा है, बहुत चीजें हो रही हैं। तो इस चीज को क्यों ही करना, जंक फूड को, इतना बेकार चीज, इतना बेकार ऑयल यूज होता है इसमें। इससे क्या होगा कि आपका आपकी जो बॉडी है वो हमेशा बीमार रहेगा, फीवर रहेगा, आपको बीमार रहेगी। तो अच्छा ये रहेगा तो क्या हुआ, हैम्पर अल्टीमेटली क्या होना है, आपकी स्टडी हैम्पर होगी। तो इस चीज का आप ध्यान जरूर दें, जंक फूड नहीं खाना है, फ्रेश फूड खाना है, फल फल का सेवन करना है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो एडिशनल में, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या हो, कोई भी इश्यूज हो, आप हमें मेल कर सकते हो। ये देखिए ये हमारा मेल आईडी है, rockyrahul228@gmail.com। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें डिस्कशन ग्रुप भी है, उसमें भी आप अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। देखिए आपकी प्रॉब्लम स्पेसिफिकली है तो आप मेल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अच्छा आपकी प्रॉब्लम ऐसी है जो कि आप पब्लिक में बोल सकते हो तो आप डिस्कशन ग्रुप में भी बोल सकते हो, मैं हर चीज चेक करता रहता हूँ। तो इस चीज पे आप दें। बाकी क्यूज चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें, ये हमारा इनिशिएटिव है और बहुत ही शिद्दत से ये इनिशिएटिव लाया गया है, तो इस चीज की आप जरूर सराहना करें। धन्यवाद।